चलिए, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम किस बुक को डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं फाइन आर्ट। कौन सा? क्लास 12th का। क्लास 12th अमूमन होता क्या है कि हम जो है क्लास 11 का पढ़ते हैं और क्लास 12th को जो है इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम से कम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। क्योंकि अगर एग्जाम में दो ही एक क्वेश्चन का मार्जिन मिल जाता है तो बेहतरीन ही है, चाहे मेंस में और चाहे प्रीलिम्स में। देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली चैप्टर 2 है। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जो अभी चल भी रहा है। क्या चल रहा है न्यूज में? न्यूज में चल रहा है अरावली, है ना? क्या चल रहा है? अरावली। अरावली चल रहा है तो क्या पता, कह तो नहीं सकते कि हम लोग क्या है कि हम लोग डायरेक्टली वो सोचते हैं अगर अरावली न्यूज में है तो यूपीएससी अरावली के बारे में पूछेगा। अरावली पूछेगा, सॉरी, यूपीएससी पूछेगा कि अरावली रेंज में कौन कौन सी चीजें हैं, अरावली से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, पर्यावरण के मुद्दे क्या क्या हैं, ऐसा कुछ पूछेगा। या कोई कानून है कि नहीं है, ये सब पूछेगा। या कुछ जियोग्राफिकल चीजें पूछेगा। लेकिन ये भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि अरावली के पास में ही, मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था, कि ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपका ये इंडिया का मैप है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे बनता है ना, इधर ही आ जाइए। ये थोड़ा सा मैप जो है क्या बन रहा है, ये देखते हैं बन जाए। ये मान लीजिए ये है, और उसके बाद इधर आ जाएंगे इसे करते हुए, तो ये आपका गुजरात वाला एरिया है, और यहाँ से ये है ना, इधर तो हमको जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान अपना कहाँ पे है, जिससे ये है ना इधर, और ये इधर करके ना, ऐसे करके है, तो नेक है। उसके बाद इधर देखिए, चिकन नेक बोलते हैं ना, लेकिन इधर साइड ये वाला पोर्शन, ये देखिए, राजस्थान यहीं पे है, और अरावली भी यहीं पर ही है ना? ये तो मैप आपने देखा ही होगा, और नहीं देखो जरूर देखिए जा करके। तो अरावली यहीं पर है और राजस्थान भी यहीं पर है। तो अब राजस्थान यहीं पर है, और हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं? हम डिस्कस करने चल रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यूपीएससी का दिमाग एक बार यहाँ पर जा सकता है कि लाई तो कुछ जो राजस्थानी चित्रकला के बारे में पूछ लेते हैं? तो अगर ऐसा कुछ है, जैसे बूंदी चित्रकला वगैरह तो इम्पोर्ट है ही राजस्थान का, तो हो सकता है कि राजस्थानी चित्रकला के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे यूपीएससी, या मतलब कोई क्वेश्चन बना दे। तो अगर ऐसा संभावना है तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी नहीं बनाना चाहिए तो यूपीएससी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? चलिए, इस चैप्टर में क्या है, राजस्थानी चित्रकला में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें खास तौर से वहां के जैसे लिटरेचर के बारे में चर्चा होगी, है ना? वहां पे ये साहित्य के बारे में चर्चा होगी। और क्या होगा, जो चित्रकला के बारे में चर्चा होगी, चित्रकला बहुत मतलब फेमस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं नजर है, क्योंकि यूपीएससी ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर ध्यान देता है तो फिर इस नरेश इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अरावली का जैसा ऐसा हुआ है ना? या कुछ और करंट अफेयर्स के मुद्दे हो सकते हैं, जो कि हो सकता है अभी ना हुआ हो, आगे आने वाले समय हो जाए, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हम आपको ये बताते चलेंगे कहाँ कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। सब सारी की सारी चीजें किसके बेस पे होंगी? सारी की सारी चीजें होंगी पीवाईक्यू के बेस पे। फिर वो पीवाईक्यू मेंस का होगा या पीवाईक्यू किसका? प्रीलिम्स का होगा, ठीक है। मतलब हवाबाजी वाली बात नहीं, कहीं से कुछ भी बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं, रैंडमनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन रैंडमनेस यूपीएससी में है, तो यूपीएससी के रैंडमनेस के हिसाब से हम अपना जो है सिस्टम सही करेंगे, मतलब कि अपना जो है एनालिसिस करेंगे। देखते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली का तात्पर्य क्या है। देखिए, चित्रकला उस शैली जो मुख्य रूप से कहां पर है? राजस्थान, एवं वर्तमान में कहां पर? वर्तमान समय में मध्य प्रदेश से कुछ शाही राज्यों, है ना, एवं ठिकानों पर फैली। इतना पता रहना चाहिए इसका लोकेशन कहां पर। जब भी बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला शैली की, तो ये कहां पर है? तो राजस्थान में मैंने आपको दिखाई दिया, अरावली के पास में है ना? डेजर्ट वाला मामला मुद्दा में है ही। अब ये क्षेत्र कुछ याद रखिए, कौन कौन सा? मेवाड़, बूंदी, कोटा,
जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। जोधपुर, मालवा, सिरोही, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है ना। ये चीज ध्यान रखना है आपको। अगर अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है, जैसे मान लीजिए बूंदी चित्रकला, ये इंपॉर्टेंट है। अब किशनगढ़ वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मारवाड़ भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालवा है, लेकिन ये जो बूंदी है और जो किशनगढ़ है ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट खासा नहीं, ये वाला ध्यान रखिए, कुछ ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए। कलाविद कौन, आनंद कुमार स्वामी। अगर ये पूछ ले यूपीएससी कि आनंद कुमार स्वामी कौन थे, मतलब किससे संबंधित है, तो यूपीएससी का एक आदत है कि ऐतिहासिक लोगों को, या मतलब कि जो फेमस है क्षेत्र से, उनको पूछता है कि ये कौन है। जैसे आनंद कुमार स्वामी इस पूछ लेगा कौन है, तो कम से कम ध्यान रखिए कलाविद है, ठीक है। ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया किसने। अब देखो, जो व्यक्ति 1916 में इसको राजपूत चित्रकला का नाम दे रहा हो, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचिए ना, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक एवं संरक्षक कौन थे, राजपूत थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजपूत चित्रकला। मतलब राजस्थानी चित्रकला को क्या बोलते हैं, राजपूत चित्रकला भी बोलते हैं। ये क्लियरिटी होनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो संरक्षक थे और शासक थे वो कौन थे, राजपूत थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ और हो सकता है, देख लीजिए, थोड़ा सा है, हमको लगता है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें जब भी कभी आपके पास मान लीजिए मेंस में लिखने तो आता ही है ना, जब मेंस में लिखने को आएगा तो राजस्थानी चित्रकला को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, है ना। राजस्थानी चित्रकला को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो डिटेल में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिना कंटेंट लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट आपको निकाल कर लेके आने हैं। प्रीलिम्स में चलिए ठीक है, प्रीलिम्स में तो मान लीजिए आपको टिक लगाना है केवल, है ना। ए बी सी दिया होगा, ए बी सी डी, आपको केवल तो क्लिक करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेंस वगैरह आता है तो फिर मतलब कि आपको थोड़ा सा चीजें कवर होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कुछ कुछ। अब जैसे इतनी बात चली क्लियर है राजपूत चित्रकला के बारे में, हाँ राजपूत चित्रकला भी कहते हैं राजस्थानी चित्रकला को, ठीक है। किसने ये बात कही है, आनंद कुमार स्वामी। अब इनके बारे में मतलब नाम तो यूज कर सकते हैं ना, एक ये। उसको देखिए क्या है कि उन्होंने यह नामकरण इन चित्रों को उस समय की मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए। अब देखो, जो राजपूत चित्रकला शैली थी, मतलब राजपूत चित्रकला जो इन्होंने राजपूत, है ना, राजपूत जो इन्होंने नामकरण किया है राजपूत चित्रकला, ये क्यों किया है, क्योंकि इनको क्या करना था, मुगल चित्रकला, है ना, किससे, मुगल चित्रकला से अलग दिखाना था। किस चित्रकला से, मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाना था, इसलिए इसका नाम जो है किया गया। अब देखिए, एक होता है कि पड़ जाना नाम किसी वजह से, नामकरण किसी से, और एक होता है कि बनाया जाना, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर ये जो है आनंद कुमार स्वामी ये नामकरण कर रहे हैं, पॉइंट ही ध्यान रखिए। और ये कोई नॉर्मल इंसान एक कलाविद है, ऐसा नहीं कि चलते कोई शासक कर दिया नाम, नहीं, क्लियर है। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली और भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय, याद रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय भी क्या, याद रखिएगा, क्या हमने कहा, ये आपका कौन है, ये आपका इंडिया का मैप है मान लीजिए, ठीक है। ये इधर है ना, इधर ये गुजरात है ना, ये मान लीजिए है, ठीक है। मैप थोड़ा इग्नोर करिए, बस उससे सिंपल ध्यान रखिए। उत्तर पश्चिम हिमालय, कितना यही डाउट आ जाएगा कि ये उत्तर है, नॉर्थ, और ये पश्चिम है, मतलब वेस्ट, है ना। अब ये क्या आता है, ये उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये यहाँ पर जो हिमालय का रेंज है ना, ये पूछ रहा है, ये बता रहा है ना। उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा, केवल हिमालय यहीं पर नहीं है, इधर भी साइड है। ज्योग्राफी में ये अगर नहीं क्लियरिटी है तो कम से कम ये क्लियरिटी बना लीजिए, उत्तर पश्चिम में हिमालय भी है, ये भी क्षेत्र शामिल है, को उन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत ही रखा है। इसके अंदर राजपूत शैली, अब समझ रहे हैं, राजपूत शैली का अब ये क्या बता रहे हैं, विस्तार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, राजपूत शैली का विस्तार बता रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, कुमार स्वामी के अनुसार क्या है
कि यह नामकरण चित्रकला की स्वदेशी परंपरा का द्योतक है, जो यहाँ मुगलों के आगमन से पूर्व चली आ रही। मतलब कि जो मुगल आए थे, मुगल जो आए थे, ये मुगल के आने से पहले कौन सी परंपरा, ये जो शैली है राजपूत शैली है ना, राजपूत चित्रकला, ये उसके पहले से ही चली आ रही है। राजपूत चित्रकला क्या हो जा रहा भाई, है ना, ये जो है राजपूत चित्रकला, ये उसके पहले से चली आ रहा है। और मेन चीज क्या है कि ये स्वदेशी परंपरा का द्योतक है, विदेशी नहीं, स्वदेशी। स्वराज, इस आपने सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये जिक्र सुना होगा, है ना। तो स्वदेशी परंपरा द्योतक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद भारतीय चित्रकला के विषय में काफी शोध हुए और समय के साथ राजपूत शैली शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया। देख रहे ना, समय के साथ क्या, राजपूत शैली शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया। अभी ध्यान रखिएगा। उसके स्थान पर इसके लिए अब कौन सा शैली यूज होता है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली शब्द प्रयोग किया जाता है। क्लियरिटी हुई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से क्या, कि इसका नाम जो था कहाँ गया, ये देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली, इसका नाम पहले क्या रखा, कौन रखा था, कलाविद कौन थे, आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम अगर किए थे इसका नाम क्या कर किए थे, कौन सा, राजपूत शैली। ठीक है, राजपूत शैली, राजपूत चित्रकला। अभी जो राजपूत चित्रकला है, ये क्यों किया गया था, ये मुगलों के आगमन से पहले से चल ही रहा था ये, लेकिन जो है ये क्या होता है ना कि स्वदेशी टाइप दिखाता, मतलब स्वदेशी, है ना। और ये जो है अधिकांश शासक राजपूत थे, इस वजह से इसको जो है राजपूत कहा गया। दो चीजें, एक तो स्वदेशी दिखा रहा है, दूसरा क्या है कि इसके अधिकांश शासक राजपूत थे, तो इसलिए जो है इसको राजपूत चित्रकला कहा गया। ठीक है, और ये जो है नामकरण मुगल चित्रकला शैली से अलग करने के लिए 3 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या, धीरे धीरे राजपूत चित्रकला शैली जो यूज करते थे ये समाप्त हो गया, याद रखिएगा, ये समाप्त हो गया। और इसकी जगह पर क्या यूज होने लगा, इसकी जगह पर क्या यूज होने लगा, ये यूज होने लगा राजस्थानी, क्या यूज होने लगा, राजस्थानी चित्रकला, है ना, क्या था, राजस्थानी चित्रकला शैली। इतनी चीज उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली दोनों, पहाड़ी क्यों बोला गया, पहाड़ समझ आ रहा है, अरावली मैंने बताई दी आपको, उधर जो है नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट भी बताया आपको, हिमालय का रेंज है, तो मतलब कि वहां पर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी शैली। तो डाउट नहीं है, पहाड़ी मतलब इधर वाला हिमालय की बात नहीं हो रही है ना, तो ये किधर नॉर्थ वेस्ट बात हो रही है। चलिए, यद्यपि इन शैलियों में भौगोलिक दूरी बहुत कम है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, विकास और शैली में सशक्त रेखांकन, देखिए सशक्त रेखांकन, रंगों की वरीयता, चमकदार और सौम्य तथा संयोजन के तत्व, जैसे वास्तु, मानवाकृति या शब्द ध्यान रखिए, प्रकृति, अंकन की तकनीकी, प्रकृतिवाद के लिए आकर्षण और वर्णन विधि आदि में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है, और इन विशेषताओं से वे एक दूसरे से क्या होते हैं, अपनी अलग पहचान भी बनाते हैं। ठीक है, इतना ये चीज रहा। अब आता है चित्रों के निर्माण। देखिए, ये आप अपने डिटेल पढ़ लीजिएगा, है ना, ये आप जो है खुद से डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला। क्यों, क्योंकि इस वजह से वसली की बात कर रहे हैं, और वसली कैसे बनाया जाता है, पेज वगैरह मिला करके, तो ये मतलब कैसे चित्र बनाते थे उसके बारे में चर्चा है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो पता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या है, देखिए चित्रकला बना दिया गया है। चित्रकला होता कैसा था, हालांकि खुद से पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इसको थोड़ा समझ कर लेते हैं छोटा पॉइंट में। चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता था। कैसा होता था, सामूहिक कार्य, जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था, जो आरंभिक रेखांकन करता था। पहले क्या करता था वो, पहले रेखांकन कर देता था, फिर उसके बाद जो है लोग उस पर कार्य करते थे। तत्पश्चात रंग, छवि चित्रण, वास्तु, भूदृश्य, प्रकृति और पशु पक्षी बनाने में निपुण उसके शिष्य, देखना पहले वो क्या करता था, कोई एक जो है कुशल दक्ष कलाकार रहेगा, वो बना देगा बॉर्डर, मतलब कि एक जो है रेखांकन कर देगा। अब उसके बाद उसके जो शिष्य होंगे, जो दक्ष कलाकार होंगे, वो अपना काम उसमें जो है करेंगे, क्या करेंगे, वो रंग भरेंगे, छवि चित्र करेंगे, है ना, भूदृश्य, ये सब ध्यान देंगे वो। ठीक है,
अंत में प्रधान कलाकार, फिर जो मेन कलाकार होता है वो चित्र ये करता है, अंतिम रूप देता है। सुलेखक निर्धारित स्थान पर संबंधित श्लोक या पद लिखता था। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि हर जगह ये तो ऐसा होता ही है। अब एक चीज आता है कि चित्रकला के विषय एक समीक्षा। इसमें क्या है, आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये राजस्थानी शैली है, राजस्थानी शैली में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी ये वाला राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय जो कि भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम, उत्तर व मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। कहाँ कहाँ? पश्चिम, उत्तर, मध्य भारत, आगे चलकर यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। कब की बात है? यह है 16वीं शताब्दी की बात है। कब है? जिसमें कृष्ण विशेष लोकप्रिय हुए। इस मामले में थोड़ा सा कृष्ण ज्यादा लोकप्रिय हुए। उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी। सिंपल सी बात है, बहुत आप पता भी होगा की जाने लगी। प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था। प्रेम की धारणा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था, जहां भावना और रहस्यवाद का एक मनोहरी समन्वय प्राप्त होता था। ठीक है, किस चीज का? भावना और रहस्यवाद। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? कृष्ण को और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। गीत गोविंद देख लीजिए, मन करे तो ये जो पिक बना हुआ है देख लीजिए आप, कृष्ण से रिलेटेड देखिए, ये देखिए, ये कृष्ण श्री कृष्ण है। उसके बाद ये कौन है पता, पहचान ही गए होंगे आप, ये भी पहचान ही गए होंगे। कितना मतलब अच्छा बनाया गया ना, एक जो है कलर बनाया गया, मतलब एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जो है ये कितना गजब बनाया गया है ना। पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। ठीक है, तो इसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, मतलब जो आपके मतलब एक तरह का इंटरेस्ट बेस पे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है कि राधा मानवीय आत्मा की प्रतीक, देख रहे ना, राधा मानवीय आत्मा की प्रतीक अपने को उनमें समाहित होने को दर्शाती है। गीत गोविंद चित्रकला, गीत गोविंद साहित्य भी है ना। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण के आत्मत्याग द्वारा चित्रित किया गया है। जय गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा। देखिए ये साहित्य आ गया आपका, साहित्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये साहित्य आ गया है ना, साहित्य ध्यान रखना है कि गीत गोविंद रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। बाकी उसके बाद जो देखिए ऐसा माना जाता है कि वे बंगाल के राजा लक्ष्मण, बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव। जयदेव बहुत फेमस है हिंदी साहित्य में। गीत गोविंद ग्वालों के गीत संस्कृत काव्य है, इसे आपने पढ़ लीजिएगा ना। उसके बाद एक आता है रसमंजरी, है ना। देखिए भानुदत्त, भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में कलाकारों की एक और अन्य प्रिय संस्कृत ग्रंथ कौन? रसमंजरी की रचना की। ठीक है, किसने की? भानुदत्त ने। और भानुदत्त बिहार के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण थे। रसमंजरी का अर्थ क्या होता है? आनंद का गुलदस्ता, है ना। मन करे थोड़ा सा जानते रहिए। बाकी अब इसके बारे में देखिए बहुत कुछ है कि पढ़ने लायक कि इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक व नायिकाओं के भेद का भी विवरण मिलता है ना। जिसमें क्या है अनुसार, जैसे बाल, तरुण, प्रौढ़, है ना, ये सब चीजें मतलब डिटेल पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये सब यूपी से थोड़ा पूछा जाएगा ये सब अपने से पढ़ लीजिए, साहित्य में आ जाएगा ये ना। उसके बाद देखिए एक रसिक प्रिया है, ये भी बड़ा मतलब फेमस है। ठीक है, रसिक प्रिया किसने लिखा था? रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा था, है ना। अच्छा, वह 1591 ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। कौन? ये केशवदास। ठीक है ना। बाकी केशवदास में अब ये सब रोमांटिक सभी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, है ना। बस मन करे आप डिटेल में पढ़ लीजिए रसिक प्रिया के बारे में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है रसिक प्रिया, जैसे इसमें क्या है कि कहाँ गया, ये देखिए, प्रेम, मिलन, वियोग, ईर्ष्या, विवाद, इसके परिणाम स्वरूप प्रेमी प्रेमिकाओं में होने वाली अनबन, गुस्सा जैसी अवस्थाओं की व्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है। तो ये सब भी आप जो है मन करे, इंटरेस्ट अगर हो तो डिटेल देख लिए। उसके बाद क्या आता है कि कवि प्रिया केशवदास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित, इसके सम्मान में राय परवीन, है ना। राय परवीन क्या? ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका थी।
यह एक प्रेम कथा है। कैसा? कवि प्रिया कैसा है? एक प्रेम कथा है। लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा नामक प्रकरण है, जिसमें साल के 12 महीनों जलवायु या मौसम का सटीक वर्णन हुआ है। देख रहे हैं ना, मतलब अलग ही लेवल का रचना हो जो चल रही है ना। प्रेम कथा भी लिख रहे हैं, उसी में और भी कुछ लिख दे रहे हैं। तो इनके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक आता है बिहारी सत्सई। पता है बिहारी सत्सई किसने लिखा था? बिहारी लिखा था। किसने लिखा था? बिहारी, है ना। ये देखिए, इसमें 700 सत्सई 700 पद्य हैं, जिसकी रचना सूक्ति एवं नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में किया गया है। बाकी अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा देखिए, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसकी रचना 1667 के आसपास की, जब वे जयपुर के राज दरबार, है ना, जयपुर के राज दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह के लिए कार्य, किसके लिए? राजा जय सिंह के लिए, ध्यान रखिएगा। और इस अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिए, क्योंकि सत्सई की कई सूक्तियों में संरक्षक का नाम आया है। बिहारी सत्सई चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है, साथ ही साथ पहाड़ी शैली में भी इनका चित्रण अधिक हुआ है। तो ये सब जितने हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान संबंधित है ना, ध्यान रखिएगा। रागमाला चित्रकला रागों की, ये तो पता ही होगा आपको कि रागमाला चित्रकला रागों और रागिनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति, चित्रात्मक, ठीक है। इतना पढ़ लिया कम से कम। अगर मान लीजिए राजस्थान से रिलेटेड कुछ आता है, राजस्थान शैली से, तो आप कुछ न कुछ तो लिख ही सकते हैं, है ना। साहित्य के बारे में उसको लिख दीजिए। बाकी इधर देख लीजिए, ये वाला मन करे आप पढ़ लीजिए, ये आपके अपने ऊपर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी से मुश्किल ही बनेगा ये। जानकारी के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए, चारण किंवदंती जिसको बोलते हैं, चारण और अन्य प्रेमाख्यान जैसे ढोला मारू, सोनी माहीवाल, मृगावत, चौर पंचासिका और लौरचंदा जैसे साहित्य भी कलाकारों के प्रिय विषय थे, है ना। उसके बाद क्या है कि रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, देवी महात्मा और इस प्रकार का अन्य साहित्य भी सभी शैली के कलाकारों के पसंदीदा विषय थे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए, इसके अतिरिक्त दरबार के दृश्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रचुर संख्या में चित्र बनाए गए, जिनमें शिकार, युद्ध एवं विजय उत्सव, ये सब अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये फिगर देखना हो देख लीजिए, है ना। ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया डायग्राम। चौर पंचासी का में, है ना, चौर पंचासी का मेवाड़ 1500। उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसके बाद आता है मालवा का चित्रशैली, मालवा चित्रकला शैली, लेकिन ये भी किसमें? राजस्थान में ही है ना। मालवा के बारे में देखिए कितना टाइम हुआ, कितना है ये, मालवा मेवाड़, मालवा कवर कर लेते हैं ना। लाइए देख लेते हैं मालवा के बारे में क्या है, देखते हैं। मालवा शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली। कब की बात है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली। और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का, ये ध्यान रखिए, हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी द्विआयामी सपाट एवं सरल भाषा जैन पांडुलिपियों से चौर पंचाशिका पांडुलिपि चित्रों की शैली के साथ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, और क्या कि ये जो है हिंदू राजपूत दरबार से को प्रतिनिधित्व करती है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, बाकी तो ठीक है। उसके बाद क्या है कि राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग उनके शासकों के संरक्षण में हुई। वहीं इसके विपरीत मालवा शैली, अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर अंतर है। एक राजस्थानी शैली की बात हो रही है, अब राजस्थानी शैली के साथ में क्या है, मालवा शैली बात हो रही है ना। मालवा शैली ध्यान दीजिएगा, अंतर ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग उनके शासकों के संरक्षण में हुई। इसके विपरीत क्या हुआ, मालवा शैली जो है किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई, और यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली, मध्य भारत के बड़े भूभाग फैली। अंतर समझिए, जब भी बात आएगी राजस्थानी शैली और एक आएगा कौन सा, ये मालवा शैली, फिर से दिखाते हैं आपको, अंतर समझिए। एक है राजस्थानी शैली, एक है मालवा शैली, ठीक है।
राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग एवं क्या क्या निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासकों के संरक्षण में हुई। ठीक है, इसके विपरीत मालवा शैली किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई और ये मध्य भारत के पूरे भूभाग में फैली। ठीक है, प्रादेशिक भूभाग बात नहीं रही, पूरे भूभाग फैली। ये अंतर समझिएगा किसमें, राजस्थानी शैली और कौन सा, मालवा शैली में। ठीक है, यहाँ यह छिटपुट रूप से मांडू, नुसरतगढ़ और नरसिंग शहर में व्यक्त हुई। कुछ प्रारंभिक तिथि युक्त समूह में अमरू शतक, देखिए अमरू शतक को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया जाता था, जिसका समय कब था, 1652। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा। माधुदास दास द्वारा 1680 में नरसिंग शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया। राग मेघा देखिए आपको भी दिख रहा है, ये वाला जो ये पिक्चर बना हुआ है ना, देख लीजिए कितना अच्छा बनाया गया है। मन करे तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट हो तो, नहीं कोई बात ही नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं आता ना, बड़ी समस्या ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक पॉइंट देखिए, एक बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दतिया महल के संग्रह से प्राप्त हुए, अतः संकलित चित्र बुंदेलखंड को चित्रकला केंद्र होने का समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव चुनौती देते हैं। क्या देते हैं, चुनौती देते हैं, जो कागज पर बने चित्रों के एकदम विपरीत है, जो शैलीगत रूप से स्वदेशी एवं सादगीपूर्ण है। इस शैली में क्या है, राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव एवं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब, है ना, जहां इंपॉर्टेंट हो मैं खुद आपको शोर मचाऊंगा इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा था, ये था आपका मालवा चित्रकला शैली, ये कैसा था, मालवा। अब उम्मीद है टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है ना, इसके बाद शुरू करेंगे मेवाड़ चित्रकला शैली, ये नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की तरह रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।